नमस्कार दोस्तों, आप सबको एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सबका नमस्कार करता हूं। आप सबको गुड मॉर्निंग नहीं, अब बल्कि गुड आफ्टरनून कहने का समय आ गया है। 12:04 देख रहा हूं घड़ी में। और इसके साथ ही उधर दिल्ली में जो गतिविधियां हैं, राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेज हो गई हैं। आप जानते हैं कि कल से, यानी कल शाम को जैसे ही खबर आई कि अरविंद केजरीवाल अब बाहर निकल रहे हैं, और उसके बाद से आपने तस्वीरें देख ली। तस्वीरों में यह था कि अरविंद केजरीवाल ने हुंकार भरी जेल से बाहर निकले, तिहाड़ जेल से बाहर निकले, और उसके बाद उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कल 11 बजे हनुमान मंदिर, और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 बजे, और उनकी पूरी की पूरी जो प्लानिंग है, आगे की रणनीति गतिविधियां, ये सब कुछ सामने आ चुकी हैं। अभी से थोड़ी देर पहले ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये कल की तस्वीर है जब तिहाड़ जेल से जब ये निकले थे केजरीवाल। लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले केजरीवाल पहुंचे यहां के जाने माने हनुमान मंदिर में। काफी इस मंदिर के प्रति आस्था है लोगों में, और उस मंदिर में पहुंचे। आस्था अरविंद केजरीवाल की भी है, उन्होंने यहां पूजन अर्चन किया। और वहीं हमारे साथी अजय सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन अंदर की तस्वीरें जो थोड़ी देर पहले हनुमान मंदिर में पूजन अर्चन के लिए पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल, उन तस्वीरों को आपके सामने हम ला रहे हैं, रख रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जैसे ही चेक की शर्ट में, काली सफेद शर्ट में, और आज शनिवार का दिन पहुंचे हुए हैं हनुमान मंदिर में। कल बोला भी था इन्होंने कि हनुमान मंदिर में सबसे पहले जाऊंगा, और इन्होंने धन्यवाद भगवान का भी, हनुमान जी का भी दिया था, और धन्यवाद इन्होंने दोनों जजों को भी दिया था, जिन जजों के कारण आज ये रिमांड से बाहर, यानी कि जेल से बाहर हैं, और अब लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। तो अगले 21 दिनों तक, यानी 1 जून तक अरविंद केजरीवाल गरजते हुए, हुंकार भरते हुए दिल्ली में नजर आएंगे। आज से ही दिल्ली की गतिविधियां बिल्कुल तेज हो चुकी हैं, तीव्र हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं कह सकते हैं। और इन तमाम मसलों पर चर्चा के लिए हमारे साथ इधर मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे साथी अमलिंदु उपाध्याय जी, और उधर जुड़े हुए हैं हमारे साथी अजय सिंह जी। अजय सिंह जी का वीडियो थोड़ा डाउन दिख रहा है, लेकिन उनके पास भी आएंगे। अजय जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी आ रही जी। अजय जी, अभी आप उसी हनुमान मंदिर पे हैं, और अभी अरविंद केजरीवाल क्या जा चुके हैं यहां से? नहीं, अभी जो है दूसरे गेट से निकलना चेंज कर दिया। अभी जो है लगाया गया कन्वॉय, यहाँ से निकलेंगे। आतिशी यहाँ से आतिशाब लेना जा चुकी है ऑलरेडी। अभी केजरीवाल तो है ही अंदर, उसके साथ साथ अभी वहाँ पर भगवान भी है साथ हैं। आतिशी निकल चुकी हैं, और जो बता रहे हैं अजय जी, और थोड़ा वीडियो डाउन है क्योंकि मैं समझ सकता हूं जैमर लगा होगा, और भीड़ भी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में दिक्कत होती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत जरूर होती है। लेकिन हम वहां के जो पिक्चर्स हैं, विजुअल्स हैं, वो तमाम गतिविधियां जो वहां चल रही हैं, ये आप तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल यहां से अब राजनीतिक जो सफर, उनका जो पुराना सफर है, उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और इस चुनाव के दौर में जब अरविंद केजरीवाल को रिमांड पे से बाहर निकाला गया है, यानी अंतरिम जमानत दी गई है, उस जमानत का कितना सदुपयोग करते हैं अरविंद केजरीवाल, ये दिखाई देगा। और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये 3 राज्य आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इन 3 राज्यों में जो गतिविधियां होंगी और जिसके इर्द गिर्द अरविंद केजरीवाल दिखाई देंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा जल्दी कमेंट लेना चाहूंगा अमलिंदु जी आपसे भी। अब अरविंद केजरीवाल चूंकि बाहर आ चुके हैं, तस्वीरें हम लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारे साथी अजय सिंह वहां जुड़े हुए हैं वहां से, और थोड़ा सा मैं समझ रहा हूं कि वीडियो की कनेक्टिविटी की दिक्कत है, लेकिन क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? देखिए राजीव जी, अब मुझे लगता है दिल्ली का चुनाव एकदम खुल गया, और दिल्ली का क्या पूरे देश भर में एक जो है चुनाव में देखा जाए तो नई करवट जो अब ले ली है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल ज़्यादा खड़ी हो गई हैं। लगता राजीव जी ये है कि ईडी के जरिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो जाल बुना था, उस जाल में भारतीय जनता पार्टी उल्टी फंसती हुई नज़र आ रही है। अरविंद केजरीवाल को भेजा जेल इसलिए गया था कि चुनाव के दौरान वो अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहेंगे, चुनाव लड़ने में भारतीय जनता पार्टी को सहूलियत होगी। भ्रष्टाचार के आरोप लगा के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, बताएगी कि इंडिया गठबंधन के नेता कितने भ्रष्ट हैं, देखिए जेलों के अंदर हैं। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम जमानत दी है, और बिना जमानत मांगे हुई जमानत दी है राजीव जी, इसका संदेश बहुत ज़बरदस्त तरीके से गया है। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बाहर आए हैं, और आते ही उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी के जो 2 एजेंडे थे उन पर जिस तरीके से वार किए, जैसे भारत माता की जय के नारे लगाए, फिर
हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंच गए। तो ये सारे भाजपा की नीचे से दरी खींचने वाला काम जो है वो अरविंद केजरीवाल अब कर रहे हैं। तो दिल्ली का चुनाव राजीव जी काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। दिल्ली का चुनाव के साथ साथ अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली से बाहर भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश भी जाएंगे, इंडिया गठबंधन के और जो लोग लड़ रहे हैं उनके लिए प्रचार करने के लिए जाएंगे। कुल मिलाकर के चुनाव काफ़ी दिलचस्प है। अरविंद केजरीवाल की भूमिका भी अब इंडिया गठबंधन में महत्वपूर्ण होती जा रही है राजीव जी। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल की भूमिका इंडिया गठबंधन में कितनी महत्वपूर्ण होती जा रही है उसकी बानगी यहां पर बता रहे थे हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। उधर अजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अजय जी, एक बार फिर से आना चाहता हूं। मैं समझ रहा हूं कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम वहां होना ही है, क्योंकि जैमर है और तमाम के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, एक नहीं बल्कि दो मुख्यमंत्री। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी वहां हैं जैसा आप बता रहे हैं, और आतिशी जो मंत्री हैं वो वहां से जा चुकी हैं। लेकिन यहीं से हुंकार भरने की शुरुआत हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल अब यहां से दिल्ली की गलियों में, सड़कों पे नजर आएंगे। और कल जैसे ही अरविंद केजरीवाल बाहर आए उसके बाद से जो माहौल दिल्ली का बदला है, और माहौल दिल्ली का प्राकृतिक तौर पे भी बदल गया, क्योंकि बहुत तेज आंधी थी और उस आंधी तूफान के बीच अब आज एक दूसरी आंधी दिखाई दे रही है। जरा आपसे समझो अजय जी, क्या कितनी भीड़ है यहां पे, और क्या जन समर्थन, जो इनके जो समर्थक हैं वो भी बहुत संख्या में पहुंचे हुए हैं या संख्या कम है? देखा जाए ज्यादातर यहाँ पर लोग, आश्चर्यजनक बात है कि केवल आम आदमी पार्टी, ये साथ साथ यहाँ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता जो है सम्मिलित है, अपना कांग्रेस का झंडा भी लेके आए हुए हैं। अगर मैं कोशिश करता हूँ आपको वो दिखाने, या अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए होगा यहाँ पर जो है यहाँ पर क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन विजुअल्स जरूर आप दिखाते रहिए। और विजुअल्स देख रहा हूं, इससे साफ समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आए हुए हैं। एक अपने आप में एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और कल ऐसा ही हमने देखा कि जब याद कीजिए, जब कन्हैया कुमार गए थे नॉमिनेशन के लिए, तो उनके एक प्रस्तावकों में से एक आम आदमी पार्टी के नेता भी थे। तो यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अपने कार्यकर्ताओं को किस ढंग से एकजुट करने में लगी हुई हैं, यह साफ दिखाई दे रहा है। और आज भी जब अरविंद केजरीवाल यहां पहुंचे हैं हनुमान मंदिर के पास, हनुमान मंदिर में पूजन अर्चन के लिए, जहां से ये आगे बढ़ेंगे और शुरुआत होगी, एक अलग शुरुआत होगी जहां से हुंकार भरते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे। लेकिन मामला सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नहीं है, मामला यहां पर इंडिया गठबंधन का है। वो साफ दिखाई देता है कि इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट हैं, और एकजुटता इतनी है कि वहां पर न सिर्फ पीले और ब्लू कलर के झंडे, यानी कि आम आदमी पार्टी के जो झंडे का कलर है वही लहराता हुआ, बल्कि तिरंगा भी लहराता हुआ, जो कलर कांग्रेस पार्टी का है अमलेंदु जी, वो भी दिखाई देता है। इसको कैसे देखा जाए? इंडिया गठबंधन यहां पर अब अरविंद केजरीवाल के बाहर निकलने के बाद कितना मजबूत दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात यहां पर कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस पार्टी के जो नेता या कैंडिडेट हैं उनके साथ भी नजर आ रहे हैं। कन्हैया कुमार ने एक परसों अभी देख रहा था मैं कि एक दोनों की ज्वाइंट मीटिंग की थी, यानी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों की ज्वाइंट मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग में यह तय हुआ था कि हम लोग पैरेलली जाएंगे, एक साथ जाएंगे, ताकि फोर्सली लोगों को पता चले कि हम अलग अलग नहीं हैं, हमारे बीच समझौता सिर्फ कागजी तौर पे नहीं है बल्कि दिल का समझौता भी है। और याद कीजिए कन्हैया कुमार ने कहा था कि हम जेल भाई हैं, अरविंद केजरीवाल और हम, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल रह के अब अभी निकले हैं और कन्हैया कुमार भी तिहाड़ जेल में थे, तो जेल भाई के रूप में वो बता रहे थे कि हम दोनों जेल भाई हैं। तो यानी दोनों भाई भाई हैं, और इस देश की जनता के लिए, इस देश की तरक्की के लिए हम दोनों साथ साथ मैदान में हैं और साथ साथ लड़ेंगे, ये कह रहे थे कन्हैया कुमार। इसको कैसे देखा जाए? अब चूंकि अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, अरविंद केजरीवाल ने अपनी शुरुआत आज हनुमान मंदिर में पूजा अर्चन से कर दी है। आप जानते हैं दोस्तों कि हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस के पास सीपी में मौजूद है, यहां पर है। और यहां एक मान्यता है, कई लोग आते हैं हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए, और केजरीवाल को भी कई बार हम लोगों ने देखा
देखा है यहां पर आकर के अपना मत्था टेकते हुए। और यहां साफ साफ एक नहीं बल्कि दो मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल भी, भगवंत मान भी, और दिल्ली सरकार के कई मंत्री यहां पर मौजूद, और इन सब के बीच हमारी टीम भी वहां पहुंची हुई है। अजय सिंह जी उसको लीड कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जैमर चारों तरफ से होने के कारण उस ढंग से हम अपने लोगों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही कनेक्टिविटी थोड़ी सी आसान होती है जरूर हम वहां तक ले चलेंगे। विजुअल्स हम आप तक जरूर पहुंचा रहे हैं, जो हमारे तक विजुअल्स आ रहे हैं। अमलेंदु जी, इंडिया गठबंधन और साथ साथ इंडिया गठबंधन की मजबूती अरविंद केजरीवाल के बाहर निकलने के बाद, क्योंकि अभी खबर यह भी आ रही है कि अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ साथ 17 तारीख को, 20 तारीख को है, 18 तारीख आज लास्ट है, 17 तारीख को रोड शो करेंगे। छोटी मोटी बात नहीं है। तो इंडिया गठबंधन की मजबूती की बात कह रहा हूं। एक बात और जोड़ दूं, उधर पटना में जो महागठबंधन है बिहार का, जिसमें कि जो अब कहें इंडिया गठबंधन है, उन तमाम नेताओं का पटना के मौर्या होटल में अभी से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वहां सीताराम येचुरी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, सब रहेंगे। तो एक मजबूती ये साफ साफ अब तीसरे चरण के बाद चौथे चरण का मतदान है परसों 13 तारीख को। उससे पहले यहां पर वो मजबूती दिखाने की कोशिश हो रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। इधर दिल्ली से जो तस्वीरें आ रही हैं, ये भी बहुत ही इंडिया गठबंधन की जीत की तरफ बढ़ते हुए कदम को आसान करने में सहायक साबित हो सकता है। ये तस्वीरें भी सहायता प्रदान कर सकती हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पे? निश्चित तौर पर राजीव जी, अब ये जिस तरीके से सामने आया है मामला और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बाहर निकल करके आए हैं, कन्हैया कुमार ने जिस तरीके से बैठक की, और अब संदेश राजीव जी ये जा रहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ एकजुट होकर के चुनाव मैदान में है। दिल्ली से राजीव जी संदेश इसलिए ज़्यादा दूर तक जाएगा क्योंकि दिल्ली पे जो है सारी मीडिया की नज़रें रहती हैं और बहुत सी चीज़ें यहाँ से भी तय होती हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें। कुल मिलाकर के राजीव जी यहाँ से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ तमाम देखे जा रहे हैं, और जिस तरीके से कन्हैया कुमार ने ज्वाइंट मीटिंग की, इसके बाद राजीव जी हो सकता है कि दोनों मतलब सातों जो लोकसभा क्षेत्र हैं दिल्ली के, उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की मिलीजुली सभाएं हों। तो ये एक संदेश राजीव जी जाएगा, और पूरे देश भर में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ राजीव जी एकजुट होकर के चुनाव मैदान में जा रहा है, वो काफ़ी काबिल गौर है। देखिए कल ही जिस तरीके से कन्नौज में जो सभा हुई अखिलेश यादव का जो चुनाव क्षेत्र है और वहाँ 13 तारीख को मतदान है, वहाँ कल राजीव जी राहुल गांधी मौजूद थे अखिलेश यादव के साथ में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी मौजूद थे। यानी कि अब ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हम सिर्फ हमारा कुछ राज्यों में ही समझौता नहीं है, सीटों का तालमेल नहीं है, बल्कि हम सीटों के तालमेल से आगे बढ़ करके एक चुनावी रणनीति, पूरी जो स्ट्रेटजी वो मिल करके बना रहे हैं और मिल करके एक दूसरे का हम समर्थन कर रहे हैं। जहाँ जो मजबूत है उसके साथ उसके ज़्यादा सीटें दी गई हैं और इसी आधार पर समझौता हुआ है। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहां दूसरा कमजोर है तो वो मजबूत को समर्थन नहीं करेगा, बल्कि जमीन पे उनके कार्यकर्ता भी मिलकर के एक दूसरे के लिए काम करेंगे। और राजीव जी हम देख रहे हैं कि आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के हनुमान मंदिर के शो में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के झंडे दिखाई दे रहे हैं, आरजेडी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके झंडे भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से एक साफ संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया गठबंधन अब एकजुट होकर के सिर्फ नेताओं के स्तर पर नहीं, सिर्फ सीट शेयरिंग के स्तर पर नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के स्तर पर भी बिल्कुल एकजुट है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक गंभीर चुनौती ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब क्या बताएगी कि वो किसके साथ जाकर राजीव जी चुनाव मैदान में है। इंडिया गठबंधन तो बता रहा है कि हमारे साथ कौन कौन लोग हैं, हमारा क्या गठबंधन है, कौन नेता है हमारे, और सारे कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और यह है हनुमान मंदिर, दिल्ली का हनुमान मंदिर, और काफी प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। और इसी हनुमान मंदिर में पूजन के लिए पहुंचे हुए हैं, पूजा करने के लिए पहुंचे हुए हैं अरविंद केजरीवाल, उनके साथ भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, और दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं आतिशी वो भी पहुंची हुई हैं, तमाम नेता वहां पहुंचे हुए हैं और सब अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। और जबरदस्त हुजूम वहां पर जन समर्थन जो है वो दिखाई दे रहा है उधर इस मंदिर के बाहर। और वहीं पर हमारे साथी अजय सिंह जी मौजूद हैं, लेकिन जैसा
मैं बार बार कह रहा हूं कि नेटवर्क की इतनी दिक्कत वहां पे है, दो मुख्यमंत्री का पहुंचना, जयमर का लगा होना, बहुत सारी चीजें जिसके कारण हम सीधी तस्वीरें तो पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन अजय जी से बातचीत नहीं हो पा रही है, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जैसा अजय सिंह जी कह रहे थे कि वहां पर, और अभी अमलेंदु जी आप भी कह रहे हैं कि चाहे अरविंद केजरीवाल का मामला हो या तमाम इंडिया गठबंधन के जितनी भी रैलियां या ऐसे रोड शो हो रहे हों, उन सब में हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वहां जो कैंडिडेट है या जो मुख्य लीडर है उसके झंडे बैनर नहीं, उस पार्टी के झंडे बैनर नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन के समर्थक दलों के भी झंडे बैनर हैं, घटक दलों के भी झंडे बैनर मौजूद दिखाई देते हैं। अजय सिंह जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जरा अजय जी, आपसे समझना चाहता हूं, यहां पर आप जैसा बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, मैं जान रहा हूं गर्मी बहुत है कल, और आप भी पसीना पसीना हो चुके हैं, लेकिन अजय जी, समर्थक जो आए हुए हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, कितना उत्साह है इन लोगों के बीच? यहाँ पर उत्साह में जो यहाँ पर मंदिर पे बहुत ज्यादा कार्यकर्ता तो नहीं थे, ना ही वो समर्थक, यहाँ पर भीड़ उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन क्या है, इनकी जो निकलनी है वो निकलनी है पार्टी ऑफिस से, तो ये सीधे पार्टी ऑफिस गए हैं। वहां इनके कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, मैं और वहां पुलिस फोर्स भी लगी हुई है। तो मंदिर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जोश, और लगातार जो है केजरीवाल ऑलरेडी जो है मंदिर से पूजा करके मांगी से लोग यहाँ आ चुके हैं। इसके लिए वहां से जो है जो भी रैली का होगा या जो भी जो है जनसभा का कार्यक्रम होगा, अजय जी आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि यहां से फिर रैली के लिए जो अभी समाज ये तमाम जो नेता हैं और उनके समर्थक अब पहुंच रहे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर, जहां तक मैं समझ रहा हूं आम आदमी पार्टी में अभी 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और ये पहले से तय है कि 1 बजे आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसको लीड करेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अरविंद केजरीवाल। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर रोड शो है, और आज दिन भर का कार्यक्रम सामने आ चुका है। अरविंद केजरीवाल आज दिन भर हुंकार भरते हुए दिल्ली में नजर आएंगे, और यहां से एक मैसेज पूरे देश को देने की कोशिश होगी। जैसे लाखों करोड़ों लोगों की बात वो कर रहे थे, कल ही अरविंद केजरीवाल जब जेल से निकले थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा था, एक बार जल्दी से सुनाना चाहता हूं, उसके बाद सीधे अजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आवाज उनकी कट रही है जरूर। और अजय जी एक कमेंट और जो चाहूंगा, क्या यहां से अब तमाम नेता आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंच रहे हैं? हाँ, सूचना अरविंद केजरीवाल भी लोग जा चुके हैं, आतिशी पहले ही यहाँ से जा चुकी थी, और सबकी जो है तैयारी, यहाँ सूचना मिली थी वो यही कि यहाँ से पार्टी ऑफिस जाएंगे। और जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने रास्ते में देखा था पार्टी ऑफिस के आसपास काफी जो है पुलिस का बहुत तगड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। पुलिस का जमावड़ा, और ऐसे भी ये हो सकता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो अभी 21 दिन के लिए बाहर हैं, अंतरिम जमानत पे हैं, तो ये सब तो होगा ही, वो तो देखने को मिलेगा। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी, जैसा अजय जी बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी यहां पर जुटे हुए हैं, तो ये भीड़ डबल होती हुई नजर आएगी। दिल्ली का एक माहौल आज बदला सा नजर आ रहा है जैसे ही अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं। कल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से जैसे बाहर निकले तो उन्होंने जो संबोधित किया, जरा उसको सुन लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने इस वीडियो को शेयर किया था, और उसी से साभार हम इस वीडियो को आप तक पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने लाइव किया था जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकले थे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे थे अरविंद केजरीवाल। और जेल के ताले टूट। हेलो 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 हेलो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब,
आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं। हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। और कल 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे, ये कल जब निकले अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर, 1 जून तक अंतरिम जमानत है अरविंद केजरीवाल की, और उसके बाद की तस्वीरें। और इस बीच आपको सीधे ये दिखाना चाहता हूं कि आज जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं उधर हनुमान मंदिर, तो वहां की तस्वीरें क्या थी। फुल स्क्रीन अगर ला सकते हैं तो उसको जरूर ले आइए। वहां की तस्वीरें लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता वहां मौजूद हैं। जरा सीधे सुनिए, देखिए क्या कुछ चल रहा है।
बैक लेंगे, बैक डाल बैक तो आप देख रहे थे सीधी तस्वीर पूजा करने के बाद हनुमान मंदिर से अब अरविंद केजरीवाल वहां से निकल चुके हैं। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अरविंद केजरीवाल ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने वाले हैं और उससे पहले आज दिल्ली में जो है वातावरण बिल्कुल गर्मा गया है। दिल्ली की सियासी जो हवा है वो काफ़ी गर्म नजर आ रही है। कल तेज आंधी आई थी अमलेंदु जी, और आज उसके बाद से देखिए क्या माहौल बनता है, हवा बदलते हुए दिखाई दे रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल अब चूंकि 21 दिनों के लिए ही है, लेकिन इन 21 दिनों में 3 महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का काफी हनक उनकी पार्टी की है। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, और इन तीनों राज्यों में अगर अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी और उस बारे में अगर वो बात करते हुए नजर आए, हालांकि उनको कहा गया है कि अपने केस के बारे में वो बात नहीं करेंगे, लेकिन जांच एजेंसियों पर और सत्तारूढ़ दल और उसके मुखिया पर जरूर हमला करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे। कल उन्होंने एक छोटा सा एक जो भाषण दिया था, उस भाषण को हमने सुनाया, आप लोगों तक पहुंचाया, लेकिन आज जो कुछ बोलने वाले हैं अभी से थोड़ी देर बाद, लगभग आधे घंटे बाद, वो बहुत ही महत्व रखता है। और यहां पर यह समझना जरूरी है कि यहां से क्या इस चुनाव में एक नए ढंग का चेंज हम देखेंगे। क्या आपको लगता है अमलेंदु जी कि यहां से हम फिर एक अपलिफ्ट जिसको कहते हैं, यानी कि इसको और ऊपर उठा देना, इस चुनाव को और आगे बढ़ा देना और उसमें इंडिया गठबंधन को और मजबूत कर देना, यह सब कुछ दिखाई देगा क्या? निश्चित तौर पर राजीव जी ये सब दिखाई देगा और दिखाई देना शुरू हो गया है। और जिस तरीके से राजीव जी एक साइलेंट एंटी मोदी वेव जो चल रही है, मुझे लगता है कि वो साइलेंट नहीं रह जाएगी, बल्कि वो और तेज़ी के साथ एंटी मोदी वेव जो है पूरे देश में अब दिखना शुरू हो जाएगी। अभी तक जो एंटी मोदी वेव है राजीव जी, वो दिखाई पड़ रही थी ज़मीन के अंदर कि एंटी मोदी वेव चल रही है, लोग बोल नहीं रहे हैं लेकिन मोदी के खिलाफ जाकर के वोट कर रहे हैं। लेकिन अब राजीव जी लोग वोकल होकर के मोदी के खिलाफ बोल भी रहे हैं और मोदी से सवाल भी कर रहे हैं। यानी अब अरविंद केजरीवाल राजीव जी जब बाहर आए हैं और अरविंद केजरीवाल भी जाकर के जब इस मूवमेंट में जुड़ेंगे एंटी मोदी वेव को, तो इसको उठाने में अरविंद केजरीवाल काफ़ी ज़्यादा इंडिया गठबंधन की मदद करेंगे। एक बात राजीव जी ये कि अब इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ मतलब मुत्तहिद होकर के, एकजुट होकर के अब वो जाकर के चुनाव मैदान में उतरा है। और ये एकजुटता इंडिया गठबंधन की, ये भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है। दूसरी बात राजीव जी ये कि अब जो चरण बचे हैं, इन चरणों में भारतीय जनता पार्टी से जो चरण है, ये अगला चौथा चरण, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर चुनाव है, 13 की 13 सीटों भारतीय जनता पार्टी के पास थी। 96 सीटों पर चुनाव है, उनमें शायद 42 या 43 भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने अब बड़ी चुनौती ये है कि वो किस तरीके से अपना बचा करके रखे और अपना नुकसान होने से बचाए, जो कि उसका ज़बरदस्त तरीके से राजीव जी नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होता हुआ अब दिखाई पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से मैदान में आके उतरे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर जो बंदिश लगाई राजीव जी, वो बंदिश सिर्फ ये है कि वो जो संबंधित केस है
ईडी का जो संबंधित केस है, यानी जो तथाकथित शराब घोटाला है, उस शराब घोटाले पे कोई बातचीत नहीं करेंगे। बाकी ईडी की क्या कार्यप्रणाली है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक सरकारी एजेंसी है, एक जांच एजेंसी है, जैसे पुलिस है, ऐसी उस पर भी टिप्पणी की जा सकती है, प्रधानमंत्री पे टिप्पणी की जा सकती है, राजनीतिक दलों पे टिप्पणी की जा सकती है, पूरी देश की क्या राजनीति चल रही है उस पर टिप्पणी की जा सकती है। तो ये अब अरविंद केजरीवाल टिप्पणियां करेंगे राजीव जी। दूसरी बात ये है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो नरेंद्र मोदी की जो एक तरीके से कहा जाए जो चालबाजियां हैं उनको अच्छे तरीके से जानते और समझते हैं, और अरविंद केजरीवाल उनको जवाब देने में मुझे लगता है कि सक्षम नरेंद्र मोदी से ज़्यादा है, मतलब उस भाषा में बात करने में सक्षम है अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जवाब देंगे राजीव जी, और अरविंद केजरीवाल कम बोल के ज़्यादा बोलने वाले लोगों में शामिल हैं, और जो बोलते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ जो है वो उसके निहितार्थ गंभीर होते हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बात करेंगे उसका असर सीधे सीधे बीजेपी पे बुरा पड़ता हुआ नजर आएगा, और इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करता हुआ ये राजीव जी नजर आएगा निश्चित तौर पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया गठबंधन को राजनीतिक तौर पर मजबूत करता हुआ ये अरविंद केजरीवाल का बाहर आना, और अभी से थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको लेके हम जाएंगे। और इस पूरे कवरेज का मकसद क्या है? मकसद ये है कि यहां से इंडिया गठबंधन क्या और मजबूत होने जा रहा है, उसकी तस्वीरों को आप भी लाइव देखिए। और दिल्ली की 7 सीटें जो हैं वो उसकी हवा क्या है, 7 सीटों पर कौन मजबूत है? क्योंकि पिछली दफा आपने देखा कि 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी बीजेपी ने, और कांग्रेस पार्टी 7 में से 5 सीटों पर सेकंड पोजीशन पर थी, 2 सीटों पर सेकंड पोजीशन पर आम आदमी पार्टी थी। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है, और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है दिल्ली की, और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। और उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण सीट जो पूरे हिंदुस्तान में जिसको कहें हाई प्रोफाइल सीटों में से एक बन चुकी है, वो है कन्हैया कुमार की सीट। कन्हैया कुमार पूर्वांचली हैं, बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के बेगूसराय के, और जेएनयू में पढ़े। और आप जानते हैं कि कन्हैया कुमार के ऊपर जो एलिगेशन लगा उसके बाद वो जेल भी गए, तिहाड़ में रहे, उसके बाद वो छूट के आए, उनका केस चल रहा है। ये सारी बातें होती रही, टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में उनको बताया गया, प्रमाणित करने की कोशिश की गई, लेकिन वो सब कुछ कैसे हुआ और किस हिसाब से ये सब किया गया, ये सब कुछ आप लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो और उनके सामने, कन्हैया कुमार के सामने मनोज तिवारी हैं जो गवैया हैं, और उसके अलावा एक्टर हैं और भोजपुरी फिल्मों के कलाकार के रूप में जाने जाते रहे हैं, लेकिन अब एक कद्दावर नेता बीजेपी के भी वो हो चुके हैं। और लेकिन क्या इस बार मनोज तिवारी की हवा टाइट है? क्या मनोज तिवारी जो हैं वो इस बार बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं? क्योंकि अकेले मनोज तिवारी हैं अमरिंदु जी जिनकी टिकट को यहां सुरक्षित रखा गया, यानी रिपीट किया गया, और बीजेपी ने अपने तमाम 6 प्रत्याशियों को, जो 6 उनके सांसद थे जीत के जो आए थे पिछली बार, उनके टिकट काट दिए, नए लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया, लेकिन मनोज तिवारी को वहां से नहीं हटाया। मगर कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार जिस प्रकार वहां तैयारियां कर रहे हैं, फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं, और उनका साथ आम आदमी पार्टी के लोग देते हुए, कार्यकर्ता देते हुए, नेता देते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली में एक हवा बदलती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल की अपील और अरविंद केजरीवाल आज जो कुछ कहने वाले हैं, बोलने वाले हैं, हुंकार भरने वाले हैं, वो उस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। आप कैसे देखते हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का बाहर आना और दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव जो है वो उसका क्या और दिलचस्प मोड़ हम देखने वाले आने वाले समय में? देखिए राजीव जी, एक तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही एक तरीके से कहा जाए वो चुनाव उसने हारा हुआ समझ लिया था जब उसने अपने 6 सांसदों के टिकट काटे। भाई आपने जहां आपको 100% सीटें आपके पास थी, 7 की 7 सीटें आपके पास थी, आपने जो है अपने 90% सांसदों के टिकट काट दिए राजीव जी। तो ये समझा जा सकता है कि कितनी ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी मोदी के खिलाफ दिल्ली में है। इसको इस चीज़ समझिए कि 6 टिकट उन्होंने पहले काट दिए। मनोज तिवारी को आपने बचा के रखा था ताकि ये कहने को ना हो जाए कि आपने 100% के 100% आपने टिकट काट दिए। तो राजीव जी, एक भारतीय जनता पार्टी खुद मान रही है कि उसके सारे प्रत्याशी हारे हुए प्रत्याशी एक तरीके से हैं, ये उसने मान लिया। तो मनोज तिवारी को भी भारतीय जनता पार्टी हारा हुआ मान के चल रही है। अब लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बाहर आए हैं और जिस तरीके से कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है राजीव जी, वो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होने जा रहा है। दिल्ली में अभी तक होता यह था कि जो एंटी बीजेपी वोट होता था वो बट जाता था आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच में। अब वो वोट कहीं भी किसी भी तरीके से राजीव जी बटने वाला नहीं है। छोटे दल जो होते थे, मतलब दिल्ली में जो छोटे दल होते थे, जैसे समाजवादी पार्टी में चुनाव लड़ती थी, आरजेडी भी चुनाव लड़ती थी, कम्युनिस्ट पार्टियां भी चुनाव लड़ती थी,
वो भले ही वोट कम पाते हो, लेकिन वो नुकसान जो थे वो एक नैरेटिव के तौर पे वो ज़्यादा करते थे, वो भी अब जो है वो होने वाला किसी भी हाल में नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी ये है कि यहाँ इंडिया गठबंधन एकजुट है। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से दिल्ली में एक मजबूती इंडिया गठबंधन को और मिली। अब राजीव जी, दो जो है वो बहुत बोलने वाले वोकल लीडर्स हैं, वो दिल्ली के अंदर मिल गए हैं इंडिया गठबंधन को, कन्हैया कुमार और अरविंद केजरीवाल जी। और दोनों की नेशनल प्रेजेंस एक तरीके से राष्ट्रीय पहचान है। मतलब अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली में कुछ बोलेंगे तो ऐसा नहीं कि वो दिल्ली में बोल रहे हैं तो दिल्ली तक ये आवाज़ जाएगी, वो आवाज़ पूरे देश में जाएगी। इसी तरीके से कन्हैया कुमार अगर दिल्ली में कुछ बोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली में कुछ बोल रहे हैं, वो आवाज़ भी पूरे देश भर में जाएगी। यानी कि दिल्ली का चुनाव राजीव जी जिस तरीके से एक तरीके से कहा जाए वो राष्ट्रीय फलक पे आ गया है अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और परेशानी करने वाला है। इसके बाद राजीव जी होगा ये कि दिल्ली के चुनाव के बाद जो है वो बारी है वाराणसी के चुनाव की। तो वाराणसी में भी फिर अब जो जा करके ये जाएंगे सब वहाँ वाराणसी में भी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी दिक्कतें जो वाराणसी में और खड़ी हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियां लगातार अब बढ़ने वाली हैं, ये परेशानियां कम होने वाली नहीं है। और राजीव जी, जब एक हवा बनना शुरू होती है तो हवा उसी तरीके से बनती चली जाती है। अब देखिए कल शाम को जिस तरीके से एक घुटन सी वातावरण में थी, वो रात तक आते आते आंधी में तब्दील हो गई। तो इसी तरीके से जो घुटन राजीव जी देश के अंदर थी, वो एक आंधी और तूफान का रूप शक्ल ले रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें जो हैं जनता के इस आंधी और तूफान में निश्चित तौर पर उभरती हुई दिखाई पड़ रही है राजीव जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनता की बात और आंधी तूफान, इन सब की बात आप कर रहे हैं, और इस बीच एक आंधी तूफान जो है वो अरविंद केजरीवाल और उधर कन्हैया कुमार का जिक्र करके भी आप बता रहे थे। उधर दूसरी तरफ आप देखिए कि कल ही राहुल गांधी ने जो कानपुर में भाषण दिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भाषण था, और उसमें उन्होंने सीधा सीधा जड़ें उखाड़ने वाली बात कर दी। जैसे ही राहुल गांधी ने हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं कि 2 दिन पहले ही उन्होंने पहली दफ़ा अपने जुबान से अंबानी और अदानी का नाम लिया था, और उस पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने जो बातें कही थी वो आप सब सुन चुके हैं। तो अलग अलग नेताओं को आप देखिए, सुनिए, तो ये चुनाव बहुत दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। और वैसे में अरविंद केजरीवाल का बाहर आना, और अरविंद केजरीवाल भी गरजते हुए नजर आएंगे। थोड़ी देर बाद जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वहां तक हम आपको लेके जाएंगे, और वहां पर जो गरजते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे वो भी। और सबसे बड़ी बात अमलेंदु जी की कल से जैसे ही अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, उनके केस को दिलचस्प तो बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने और उनके अरविंद केजरीवाल के वकील ने, ये सब कुछ हम लोग देखे हैं। लेकिन यहां से अब अगर हरियाणा और पंजाब को देखा जाए तो वो क्या आपको लगता है? पंजाब की 13 सीटें, और वहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फ्रेंडली फाइट जरूर है, अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कितना एज वहां पे आम आदमी पार्टी को दिया जाए? हरियाणा में देखा जाए तो हरियाणा की 10 में से 8 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, और 2 सीटें, हरियाणा की 1 सीट, मात्र 1 सीट आम आदमी पार्टी के पास है, यानी 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हरियाणा और पंजाब अब अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद इसमें और कितना ज्यादा आप मजबूती देखते हैं? देखिए राजीव जी, अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद एक तो दिल्ली और हरियाणा जो है इस पर तो साफ साफ असर पड़ेगा ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। हरियाणा में भी दोनों का गठबंधन है। अरविंद केजरीवाल पंजाब जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अब वहाँ पूरा चुनाव जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में ही जो है वो सिमट करके रह जाएगा, इन्हीं के बीच में वहाँ फ्रेंडली फाइट होगी। यानी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रच्छन्न सहयोगी समझे जाते हैं, शिरोमणि अकाली दल जो मतलब भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी तौर पर सहयोगी समझा जाता है, हालांकि अभी उनका समझौता उनके साथ नहीं हुआ, लेकिन वो भी अब वहाँ कुछ कर पाने की स्थिति में दिखाई नहीं पड़ेगा। यानी कि 13 की 13 सीटें पंजाब की जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई पड़ेंगी, ये समझा सकता है। हरियाणा में भी जिस तरीके से राजीव जी दोनों दलों का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। और कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी राजीव जी चुनाव लड़ रही है, वहाँ से उनके सुशील गुप्ता जो है वो कैंडिडेट हैं, तो एक ही सीट पर वहाँ लड़ रही है। लेकिन जिस तरीके से अभी वहाँ कांग्रेस ने बड़ा खेल खेला है राजीव जी, वो 3 निर्दलीय विधायक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके कांग्रेस के साथ आए हैं, उसके बाद हरियाणा की परिस्थितियाँ भी एकदम बदलती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ तक कि जो चौटाला परिवार समझा जाता है राजीव जी, उनकी दोनों पार्टियाँ जो हैं, यानी जेजेपी और इनेलो, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा दबाव में देखी
जा रही हैं, उनको अब ये तय करना मुश्किल हो रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी तौर पर सहयोगी बने रहें या फिर इंडिया गठबंधन के साथ आकर के खड़े हों। तो अब दुष्यंत चौटाला को कहने को मजबूर होना पड़ा है कि ठीक है, हम उन्होंने मांग कर दी है, मतलब विधानसभा में बहुमत परीक्षण की सरकार की। तो ये जिस तरीके से हरियाणा की भी राजनीति बदल रही है, उसमें भी राजीव जी अरविंद केजरीवाल की भूमिका अब काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अरविंद केजरीवाल के आने से राजीव जी 3 राज्य जो है वो साफ तौर पे एक तरीके से कहा जाए 3 राज्यों में इंडिया गठबंधन को ज़बरदस्त तरीके से बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब। और तीनों राजीव जी ये लगे हुए जो है एक तरीके से क्षेत्र मतलब राज्य हैं, एक के बाद एक लगे हुए राज्य हैं। और ये एक तरीके से कहा जाए जो किसान आंदोलन था उसका भी एक तरीके से गढ़ राजीव जी ये रहे हैं। तो यहाँ आंदोलन और राजनीति दोनों का कुल मिलाकर के जिस तरीके से राजीव जी समन्वय हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी करने वाला है। दिल्ली और हरियाणा दोनों जगह राजीव जी भारतीय जनता पार्टी की 100% सीटें थीं। तो यानी यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लगभग 90% सीटों का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान राजीव जी समझा जा सकता है सिर्फ इन 2 राज्यों में, हरियाणा और दिल्ली में। राजीव 90% सीटों का आप बोल रहे हैं फायदा और बीजेपी को नुकसान, अपने आप में बहुत बड़ी बात। और ये हरियाणा और पंजाब की बात है, दिल्ली का भी हाल सूरत हाल आप बता रहे हैं। दिल्ली में मौसम जो है वो बहुत तेजी से कल शाम से बदल गया। जैसे ही अरविंद केजरीवाल बाहर निकल के आए, उन्होंने एक छोटा सा लगभग 3-3.5 मिनट का भाषण दिया अपने समर्थकों को, जो समर्थकों का हुजूम वहां पर डेरा डाले हुए था तिहाड़ जेल के बाहर, उनको वो उनमें जोश भरते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। और इसके बाद आपने देखा कि क्या कुछ हुआ। अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कह दिया था कि आज 11 बजे मैं पहुंचूंगा हनुमान मंदिर, और कनॉट प्लेस के पास जो हनुमान मंदिर है वहां पहुंचे। वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके बाद वहां की लाइव तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और इसके बाद 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी अभी से ठीक लगभग 15 मिनट बाद अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी पार्टी दफ्तर में, यानी कि आम आदमी पार्टी में के दफ्तर में मौजूद रहेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अरविंद केजरीवाल रोड शो करेंगे। यानी दिल्ली में हलचल तेज है। और शाम को दिल्ली में जो सियासी हलचल के अलावा कल शाम को बहुत तेज आंधी तूफान से भी दिल्ली को 2-4 होना पड़ा। और उसमें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2 लोगों की जान भी चली गई कल दिल्ली में इसी तूफान के कारण, और कई लोग घायल हुए। और बहुत तेज तूफान आया था दिल्ली में। लेकिन यह तूफान सियासी तूफान से अलग है। सियासी तूफान भी कल से, जब से कि अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत की खबर आई उसके बाद से भी मचा हुआ है। और तीसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में लगातार थी, लेकिन आज प्रियंका गांधी महाराष्ट्र में नजर आएंगी थोड़ी देर बाद। और वहां क्या कुछ चल रहा है वो भी हम आप तक बताएंगे। राहुल गांधी जो हैं वो उधर आंध्र प्रदेश में आज हैं, और इधर बिहार में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो उड़ीसा में हैं। और सब अलग अलग चुनावी सभाओं को संबोधित करके मतदाताओं को रिझाने का काम, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई हैं दिल्ली पर। दिल्ली में क्या कुछ होने जा रहा है, अरविंद केजरीवाल पर सबकी निगाहें इसलिए टिकी हुई हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कुछ कहने वाले हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है अमलेंदु जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल यहां अपने समर्थकों नहीं बल्कि इस देश की सियासत में कहीं कुछ और भूचाल लाने की कोशिश जरूर करेंगे, और जो अभी से थोड़ी देर बाद हम 10-15 मिनट बाद देखेंगे। और लाइव सीधे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आप लोगों को ले चलेंगे। हमारे साथी अजय सिंह वहां पर मौजूद रहेंगे और क्या कुछ हुआ वो सब कुछ हम बताएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण चर्चा और इसमें महत्वपूर्ण बातें, यहां पर इंपॉर्टेंट बातें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पाना और दिल्ली की सड़कों पे आज से दिखाई देना अरविंद केजरीवाल का, वो क्या मायने रखता है, ये महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तमाम विजुअल्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी में एक जबरदस्त जोश है। आपने देखा कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल गए थे और उनकी गिरफ्तारी हुई थी 21 मार्च को, उस दिन तक 21 मार्च 22 मार्च को आपको याद होगा कि संजय सिंह भी जेल के अंदर थे, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर अभी भी हैं, के कविता उधर जेल के अंदर पहुंच चुकी थी, अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके थे। हालांकि के कविता और आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी के कविता जो हैं वो बीआरएस भारत राष्ट्र समिति जो तेलंगाना की पार्टी है उनकी सरकार रही लंबे वक्त तक वहां पर तेलंगाना में। और उनके पिता के कविता के पिता के चंद्रशेखर राव जो हैं वो मुख्यमंत्री थे, अब वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, वो भी जेल में हैं। और सब शराब घोटाले, दिल्ली लिकर
जो पॉलिसी है उसके तहत उसमें कथित तौर पर घोटाले के कारण ये लोग जेल में हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के पहुंचने के बाद आपने देखा कि संजय सिंह बाहर आते हैं। संजय सिंह जिस भी ढंग से बाहर आए, लेकिन वो बाहर आ गए। उनके बाद अब जिस भी ढंग से कहें कि अरविंद केजरीवाल को भले 21 दिन के लिए बाहर लाया गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी बाहर हैं। एक समय ऐसा लग रहा था कि अब आम आदमी पार्टी जो है वो टूट जाएगी या आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं का मनोबल टूट जाएगा, लेकिन न मनोबल टूटा और न ही यहां पर आम आदमी पार्टी में ही कोई बिखराव नजर आया, बल्कि अब और भी ज्यादा आम आदमी पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर सिर्फ आम आदमी पार्टी की मजबूती की बात नहीं है दोस्तों, बात यह है कि इंडिया गठबंधन इससे मजबूत हो रहा है। आम आदमी पार्टी के साथ सबसे पहला जो समझौता था उसकी घोषणा हुई थी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की, आप याद कीजिए। और उधर उसके बाद अखिलेश यादव के साथ जो समझौता हुआ उसकी घोषणा हुई। हालांकि समझौता टिकटों के बंटवारे में ममता बनर्जी के साथ नहीं हो पाया, लेकिन ममता बनर्जी और ने साफ साफ कहा कि हमारी पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ है। तो उधर भी ममता भी इसी इसमें है, ब्लॉक में है, इंडिया गठबंधन के साथ में है। फिर बिहार में हमने देखा कि उधर समझौता हो जाता है, तेजस्वी यादव और वाम दलों के साथ कांग्रेस पार्टी का समझौता होता है। ये सारे समझौते धीरे धीरे धरातल पे आने लगे। अगर आप देखिए, बहुत गौर फरमाइए, तो इंडिया गठबंधन के फॉर्मेशन और उसके बाद राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके निकलना, राहुल गांधी जब और इसमें एक आदमी बहुत अच्छी तरह से लीड कर रहा था और उसका नाम था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जो नीतीश कुमार जब जैसे ही राहुल गांधी बिहार अपनी यात्रा लेकर पहुंचने वाले थे पूर्वोत्तर से, तभी नीतीश कुमार पाला बदलते हैं, एक बार फिर पलटते हैं और वो फिर चले जाते हैं उधर बीजेपी के साथ। और एक मंच पे जब देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा काम मैं नहीं करूंगा, मैंने गलती कर दी और मैं चला गया था उस खेमे में। लेकिन वहां पे कोई विजन नहीं है। लेकिन विजन यहां पे है कि नहीं है? ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, फिर अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, उधर अखिलेश यादव, फिर आप दक्षिण में जाइए तो दक्षिण के नेता, सबसे बड़े नेता MK स्टालिन, ये तमाम नेताओं में क्या विजन की कमी है? और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी रिवाइव करती हुई नजर आई। कई कांग्रेस पार्टी के जो छत्रप थे वो बाहर निकलते आए दिखाई दिए। इसी बीच हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के 3 प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो भी बाहर चले गए। गौरव वल्लभ चले गए बीजेपी में। उनके अलावा आपने देखा कि राधिका खेड़ा बाहर चली गई हैं अभी पिछले दिनों। एक रोहन गुप्ता जो इनके IT सेल के पहले कभी 5 साल तक हेड होते थे, वो बाहर चले गए। तो ये सब चले गए बाहर, लेकिन ये सेकेंड ग्रेड वाले नेता थे। अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के सेकंड ग्रेड के नेता थे जो बाहर चले गए। बीजेपी इन्होंने ज्वाइन कर लिया और बीजेपी ज्वाइन करने के साथ साथ कहीं ना कहीं यह समझ में आता है कि इनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। हालांकि रोहन गुप्ता को टिकट दिया गया था, आप याद कीजिए, वहां से गुजरात के अहमदाबाद से की एक सीट से, और लेकिन रोहन गुप्ता ने छोड़ दिया, पार्टी छोड़ दी। अब यहां पर सिर्फ लेकिन कांग्रेस पार्टी में कौन कौन से नेता आए? सांसद जो एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 सांसद आए। 1-2 पार्टियों का मर्जर होता है कांग्रेस पार्टी के साथ में, और उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आंध्र प्रदेश, जहां पर आज हैं राहुल गांधी और YS शर्मिला जो हैं वो आ जाती हैं अपनी पार्टी के साथ, दल बल के साथ। पप्पू यादव भी बिहार से ज्वाइन करते हैं कांग्रेस पार्टी। लेकिन टिकटों के बंटवारे में, वहां पूर्णिया के टिकट के बंटवारे में लालू प्रसाद यादव के सामने कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा दब जाती है और पप्पू यादव पूर्णिया से निर्विरोध नहीं बल्कि निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। और वहां पे एक हमने देखा, एक तस्वीर क्या बनी, चुनाव वहां हो चुका है, मतदान हो चुका है। अब रिजल्ट जो है आने वाले दिन हम देखेंगे कि आखिर जीत किसकी होती है, क्योंकि पूर्णिया की सीट RJD के खाते में गई थी। चलिए, तो कैसे कैसे ये चुनाव आगे बढ़ा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा लेके आते हैं और खुद अपनी पार्टी को बोलते हैं, टारगेट देते हैं कि अब की बार हमारी पार्टी को 370 सीटें आएंगी। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल उधर जेल चले जाते हैं अरविंद केजरीवाल। और यहां पर आम आदमी पार्टी के बीच जो एक निराशाजनक जो स्थिति उत्पन्न होती है उनके दफ्तर में और बाहर भी, उससे बाहर
तुरंत निकालने में एक बहुत बड़ी भूमिका संजय सिंह की होती है। संजय सिंह जैसे बाहर आते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं। लेकिन दिल्ली की सीटों पर जो बंटवारा हुआ अमलेंदु जी, उस बंटवारे में एक सबसे बड़ा नाम जो दिया गया दिल्ली में, उत्तर पूर्वी दिल्ली से जो नाम आया वो है कन्हैया कुमार का। और कन्हैया कुमार जबरदस्त फाइट करते हुए, वैसे ही चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल जबरदस्त फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम नेता जो हैं वो फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार की स्थिति वो स्थिति नहीं है जो 2019 की स्थिति थी या 2014 की स्थिति थी। इसलिए बार बार हम लोग जब भी विश्लेषण करते हैं तो हम कहते हैं कि 2014 का चुनाव ये नहीं है जहां नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे ने एक थाली में परोस करके पूरा का पूरा चुनाव दे दिया था, और जो भी आता, चाहे वो नरेंद्र मोदी होते या कोई भी मोदी होते, वो जीत कर चले जाते। लेकिन क्योंकि उस समय जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी पैदा कर दी गई थी कांग्रेस के खिलाफ, मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ। लेकिन अब परिस्थितियां 2019 में हमने देखा वैसी ही परिस्थिति निर्मित हुई, राष्ट्रवाद की आंधी हो गई जैसे ही पुलवामा का केस होता है। लेकिन अब की परिस्थितियां बिल्कुल बदली बदली सी नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लंबे गैप के बाद फिर आज उन्होंने 400 पार का नारा फिर से बोला है, और वो भी उड़ीसा में। बहुत ही अजीब तरह का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने लगे हैं। और अब तो नरेंद्र मोदी ने अपने ही दोस्तों का नाम चस्पा करने की कोशिश राहुल गांधी से की है। इसके बाद से भी काफी फजीहत हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यह सब कुछ हम देख रहे हैं। चुनाव जो है वो एक दिशा बदल चुका है, या कहें तो अपनी दिशा ये चुनाव पकड़ चुका है। ये कहा जाए कि दिशा पकड़ चुका है चुनाव। बिल्कुल राजीव जी, चुनाव दिशा पकड़ चुका है और प्रधानमंत्री जो है वो अपनी जो है वो ज़मीन छोड़ चुके हैं। दोनों चीज़ें हो चुकी हैं राजीव जी। आज प्रधानमंत्री जो जिस तरीके से 400 पार पे बोले हैं, तो ये असल में ये दबाव ये आ गया है कि चूंकि दूसरे और तीसरे चरण के बाद प्रधानमंत्री के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी और विपक्ष लगातार कहने लगा कि भाई अब तो भाई 200 पार की बातें ही नहीं हो रही। अब तो जो है वो बताया जा रहा है कि कांग्रेस आ जाएगी तो ऐसा कर देगी, कांग्रेस आ जाएगी तो वैसा कर देगी, भैंस खोल लेगी किसी की कि मंगलसूत्र ले जाएगी। इस पर आ गए, अब 400 पार की बातें ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर प्रधानमंत्री ने अपना गोल पोस्ट फिर से चेंज किया है। तो राजीव जी, अब प्रधानमंत्री बाबा तक गोल पोस्ट चेंज करते रहेंगे, फिर आप कुछ चेंज कर लेंगे। चूंकि अभी देखिए जिस तरीके से बीच में आए थे अडानी अंबानी को लेकर के, जैसी मालूम पड़ा ये तो उल्टा जो है वो बॉल फेंक दिए, तो अगले दिन फिर गायब हो गए, फिर अगले दिन दिखाई नहीं पड़े कहीं देश भर में प्रधानमंत्री है भी कि नहीं है, कहीं चले गए हैं कि विदेश चले गए, मालूम नहीं पड़ा, गायब हो गए। तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से राजीव जी गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, तो ये गोल पोस्ट चेंज करना मतलब कोई खुशी में चेंज नहीं कर रहे हैं, उनकी मजबूरी हो गई है। वरना तो वो अपना जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव था उसी पे रहते थे और उसी पे उनको फ़ायदा होता था। अब जो राजीव जी हिंदू मुसलमान का नैरेटिव नहीं चल रहा है, उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो ये है कि जो बहुत सी जातियाँ ऐसी थीं जिनमें एक तरीके से कहा जाए कि वो एंटी मुस्लिम जो एक तरीके से कहा जाए भावना वो भर दी गई थी और उसको भारतीय जनता पार्टी बुनाती थी। लेकिन उनकी समझ में अब ये आ गया, उन जो जातियाँ थीं जो एंटी मुस्लिम एक तरीके से समझी जाने लगी थी, उनकी समझ में ये आने लगा कि यह भाई ये आदमी जो है हमको तो मुसलमानों से खिलाफ लड़ा के हमारा तो नुकसान कर रहा है। 5 किलो राशन का इसने थैला पकड़ा दिया, मगर खुद ये जो अपना सारा काम जो है अपने मित्रों को दे रहा है। तो ये राजीव जी बात असल में ज़मीन पर नीचे तक पहुंच गई। ये समझ में आने लगा कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार आ जाते हैं तो ये संविधान को ख़त्म कर देंगे, और संविधान को ख़त्म करने के साथ ही ये आरक्षण को ख़त्म कर देंगे और लोकतंत्र को ख़त्म कर देंगे। तो ये चिंता जिस तरीके से बढ़ी है, तो ये अब एक तरीके से कहा जाए प्रधानमंत्री की चिंता और भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ गई है। इधर इंडिया गठबंधन जिस तरीके से एकजुट होकर के मैदान में जा रहा है, और राजीव जी सब लोग जो है वो एक सुर में जो है यही बातें कर रहे हैं कि ये सरकार अगर आती है तो किस तरीके से संविधान को बदलेंगे, किस तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म करेंगे, किस तरीके से आरक्षण को ख़त्म करेंगे। ये बातें जिस तरीके से सारे लोग मिलकर के कह रहे हैं, तो ये हवा राजीव जी बन चुकी है। और ये हवा बनने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के पैर जो हैं वो उखड़ना शुरू हो चुके हैं। और ये जैसे जैसे राजीव जी हवा बढ़ती जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के ज़मीन के नीचों से ज़मीन खिसकना और ज़्यादा शुरू हो जाएगी। आखिरी समय तक आते आते देखिए प्रधानमंत्री क्या से क्या ना बोलने लग जाएं, ये भी देखना बाकी बेचारा जी। बिल्कुल आखिरी समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या से क्या ना बोलने लग जाएं, एक बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि अभी 4 दौर के चुनाव होने बाकी हैं। आप जानते हैं कि एक पहला दौर, उसके बाद दूसरा और तीसरे चरण का मतदान हो चुका है। 3 चरणों के मतदान में 283 सीटों का काम खत्म हो चुका है। 282 सीटों पर मतदान हुए और 1 सीट सूरत की रह गई, जहां पर बिना मतदान के ही
वहां सर्टिफिकेट पा लिए बीजेपी के वहां के प्रत्याशी और वो जीत गए, उनकी जीत पहले से घोषित कर दी गई। और ऐसी ही कोशिश की गई थी उधर इंदौर में भी, और ऐसी ही कोशिश की गई थी मध्य प्रदेश के ही खजुराहो में भी। तो खैर ये परिस्थितियां चलती रहती हैं, निर्मित होती रहती हैं, लेकिन 283 सीटों पे मतदान के बाद बची हुई 4 सीटें जो हैं वो 4 फेजेज में होना है, और यहां से परिस्थितियां कुछ बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत बदलती हुई दिखाई दे रही हैं अमलेंदु जी। और सबसे बड़ी बात कि हम आने वाले समय में इसको और भी दूसरे ढंग से देखने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का अंदाज बदलता हुआ जा रहा है, उधर अमित शाह के भाषण का अंदाज बदलता हुआ जा रहा है। वो तो सीधे सीधे अमित शाह जो हैं वो सीधे सीधे राहुल गांधी की नानी जी पे आ गए, बोले ये तो राहुल की नानी भी नहीं करेंगी। इस ढंग का की जो बातें हैं वो अमूमन नहीं कहते लोग, नहीं करते हैं लोग, लेकिन क्योंकि उत्तर भारत में ऐसी चीजें पसंद नहीं की जाती हैं और यहां अमित शाह ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाषा का जो स्तर है उसको लेकर क्या कहेंगे आप, जो भाषण में जिस स्तर पे जाकर हम लोग अभी देख रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि अभी आगे देखिए और क्या कुछ होता है आखिरी दौर तक, क्या उसकी वानगी इन्होंने ऑलरेडी जता दी है? और क्या यहां हम इंडिया गठबंधन में भी कुछ ऐसे भाषणों को सुनने वाले हैं, या इंडिया गठबंधन जो है यहां पर बहुत मजबूती के साथ और शांत चित्र एकाग्र होकर फोकस्ड है अपने इस चुनाव पे? देखिए राजीव जी, एक तो ये है कि भाषा सिर्फ अमित शाह की नहीं बिगड़ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा भी जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अभी जो था वो ये कह दिया था उद्धव ठाकरे के लिए कि ये नकली बेटे हैं बाला साहब ठाकरे के। तो ये भाषा बिगड़ने की बात जो है इसको लेकर के तो ये इस पर एकाधिकार अमित शाह का नहीं है, और ये जो है इस पर प्रधानमंत्री भी इस पर बराबर के दावेदार हैं, बल्कि प्रधानमंत्री ज़्यादा बड़े इसके दावेदार हैं। हालांकि कल जो है सामना में जो संपादकीय लिखा गया है उसमें साफ कहा गया है कि महाराष्ट्र की जनता जो इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगी, और उद्धव ठाकरे ने भी कल एक सभा में जो है प्रधानमंत्री जबरदस्त तरीके से हमला बोला है कि ये बदतमीजियां जो हैं ये बर्दाश्त महाराष्ट्र नहीं करेगा। प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य के बाद राजीव जी जो उद्धव ठाकरे के लिए कहा उन्होंने नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद संजय राउत का एक बयान बड़ी जोरों शोरों से वायरल हुआ है, और बीजेपी के नेताओं को उससे बड़ी मिर्ची लगी कि साहब देखो ये मोदी को कब्र में गाड़ देने की बात संजय राउत कह रहे हैं। संजय राउत राजीव मराठी में भाषण दे रहे हैं, मराठी में भाषण में उन्होंने कहा कि जाके इतिहास पढ़ो, औरंगजेब जो था मोदी के गांव में, मतलब मोदी का जो गांव है वहाँ पैदा हुआ था, दाहोद जगह है गुजरात में, वहाँ औरंगजेब पैदा हुआ था। 27 साल वो महाराष्ट्र में लड़ा और मराठियों ने उसको यहीं दफन कर दिया, तो हमने यहाँ औरंगजेब को दफन कर दिया, नरेंद्र मोदी तू क्या चीज़ है, ये संजय राउत ने कहा। इस पर बीजेपी के लोगों को बड़ी जो थी मिर्ची लगी। यानी आपको इस बात पे कोई मिर्ची नहीं लगी कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे नकली पुत्र हैं बाला साहब ठाकरे के, इस पे भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर संजय राउत इतिहास की एक बात बता रहे हैं कि किस तरीके से मराठियों ने औरंगजेब को जो है 27 साल लड़ने के बाद औरंगाबाद में ही दफन हुआ है राजीव जी औरंगजेब, तो वहाँ दफन कर दिया मराठियों ने, इस पे आपको जो है आपत्ति होने लग जाती है। तो औरंगजेब से राजीव जी किस तरीके से रिश्ता भारतीय जनता पार्टी का कितना प्रेम है औरंगजेब से, ये भी सामने आ गया। तो भाषा तो राजीव जी बदलेंगी, मतलब प्रधानमंत्री की भी निचले स्तर पे आएगी और ज़्यादा निचले स्तर पर आएगी। लेकिन जो अमित शाह ने एक बात कही राजीव जी, उससे एक चीज़ समझी जा सकती है। वो ये कह तो नहीं कि उनकी नानी भी, राहुल की नानी भी ये नहीं कर सकती हैं, आ जाए तो नहीं कर सकती हैं। इसका मतलब राजीव जी दोनों नेता जो हैं ये पिछले दरवाजे से ही स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन ये चुनौती दे रहे हैं कि राहुल गांधी सत्ता में आने के बाद ये नहीं कर सकते जो वो चाहते हैं। ये इसका मतलब चुनौती दे रहे हैं। साफ तौर पर राजीव जी जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी स्वीकार करने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर जा रही है, इंडिया गठबंधन सरकार में आ रहा है। अब वो इंडिया गठबंधन की आने वाली सरकार जो है उसके सामने एजेंडा रख रहे हैं कि हमारा एजेंडा ये रहेगा, हम तुमको इस पर काम नहीं करने देंगे। अब कुल मिलाकर राजीव जी लड़ाई जो है यहाँ पे आके सिमट गई है, और ये तीसरे चरण के बाद हो चुका है राजीव जी। अभी तो चौथा चरण होने दीजिए, कल जो 13 तारीख को आप देखिएगा कि उसके बाद किस तरीके से और ज़्यादा बैकफुट पर आते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस बीच उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां चल रही हैं, आप लोगों को अभी हम सीधे ले चलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वहां ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और सीधा जैसा हम कह भी रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ले चलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यानी अरविंद केजरीवाल जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अभी 1 बजे का समय था, 1:03, और उधर तैयारियां, सीधी लाइव तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हो रहा
रहा है, अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कहने जा रहे हैं, क्या कुछ बताने जा रहे हैं, यहां से कैसी हुंकार करने जा रहे हैं, भरने जा रहे हैं और कैसी चुनौती पेश करने जा रहे हैं, ये सब कुछ अभी हम आपको सीधे लाइव दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो क्या रहा है। तो सीधा ले चलना चाहूंगा वहां अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये कि यहां ये तय मानिए कि अरविंद केजरीवाल चुप रहने वाले नहीं हैं, और यहां अगर अरविंद केजरीवाल चुप नहीं बैठेंगे तो उधर राहुल गांधी भी पहले से जो अपनी जुबान खोल चुके हैं और लगातार हमला कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी लगातार हमला कर रही हैं। 83 साल की उम्र में 83 इयर्स ओल्ड मल्लिकार्जुन खड़गे सीधा हमला कर रहे हैं। तो सब कुछ, तो अब सीधे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सुनिए, देखिए, समझिए और उसके बाद फिर मुलाकात होती है। तांत्रिक संस्कृति और मर्यादा पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगने से बचा लिया। साथियों, मैं इस देश के 140 करोड़ नागरिकों की तरफ से एक सजग और राष्ट्रभक्त होने के नाते माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद करता हूं, और इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के परिवार की तरफ से भी मैं बहुत बहुत माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आगे की बातचीत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे नेता हरमन प्यारे पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी का। मान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अरविंद केजरीवाल साहब जो देश के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, दिल्ली के आपके चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ जो हुआ सबने पूरे देश ने देखा। उसी सिलसिले में कल बाहर आए, जब उसी सिलसिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं से भी लग नहीं रही है, ये तो एक रैली बन गई है, बहुत बड़ी जनसभा बन गई है। तो अरविंद जी, संजय सिंह जी, हमारी पूरी दिल्ली की लीडरशिप, कैबिनेट, सबका सबसे पहले बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं। मुझे बुलाया, यहां मान सम्मान दिया, और सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं दिल्ली के इन क्रांतिकारी लोगों का जो संकट की घड़ी में आम आदमी पार्टी के साथ चट्टान की तरह डटे रहे। सबका धन्यवाद। मीडिया वाले सज्जन जो हैं आए हैं, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देख रही होगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आगे क्या दिशा देंगे, क्या दशा होगी, राजनीति की दिशा और दशा बताएंगे, लोग सुनना चाहते हैं। दोस्तों, मैंने कहा था जहां भी मैं गया, चाहे असम गया, मैं गुजरात गया, चाहे पंजाब में गए, जहां भी कोई इंटरव्यू हुआ किसी भी नेशनल चैनल पे, लोकल चैनल पे, मैंने कहा था अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लोगे, सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपको प्रॉपर मौका मिलेगा भड़ास निकालने का, पूरा मौका देंगे। वो देखो कितना अच्छा नारा लिखा हुआ है, बीजेपी का बुरा हाल, बाहर आ गए केजरीवाल। आपका यूथ विंग है, उन्होंने लिखा है। सो दोस्तों, तानाशाही का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। जो तानाशाही देश में फैल रही थी, अब मैं उसके साथ फी लगाऊंगा, क्योंकि पहले 3 राउंड में, आपको खुशखबरी बता देता हूं, पहले 3 राउंड में मोदी जी को पता चल गया कि अब की बार 400 पार नहीं, बेड़ा पार भी नहीं। 400 पार तो दूर की बात है, बेड़ा पार नहीं हो रहा। इसीलिए भाषण की टोन बदल ली। ये नारा
ये इधर से महिला विंग की तरफ से नारा आ रहा है सर 25 मई बीजेपी गई। क्या बात, अब ये टाइम तुम्हारा है, हम तो हर रोज बोलते रहते हैं, कोई बात नहीं। ये आपके दिल की भड़ास है असल में, जो आपने पीड़ा सही, जो आपके मन में रोष था कि अरविंद केजरीवाल को ऐसे, ये तो जो हमारा विरोधी भी है ना, उसने भी कहा यार जो मर्जी है ये गलत कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है। आप विपक्ष के नेताओं को अंदर करके जीतना चाहते हो, आप विपक्ष के नेताओं पर पर्चे करके ईडी के छापे मार के जीतना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग बड़े हैं। जब भी किसी नेता ने ये भ्रम पाला कि मैं लोगों से बड़ा हूं, तभी लोगों ने उसका भ्रम निकाला, क्योंकि लोकतंत्र में लोग जब चाहे आदमी अर्श पर, लोग जब चाहे आदमी फर्श पर। लव यू केजरीवाल कह रहे हैं सर, सर लव यू केजरीवाल आ रहा है। टू कहूं या 3? 2, 3, 4, 5। देखो आम आदमी पार्टी के इस दफ्तर में कितनी खुशी है आज, क्योंकि हमारे नेता, लोकप्रिय नेता, हमारे बॉस बाहर आ गए, ये खुशी है। साइड में यहां से 100 मीटर दूर सन्नाटा छाया हुआ भाई साहब, एक दूसरे को पूछ रहे हैं ये कैसे हो गया। वो कहते मुझे तो आप नहीं पता कैसे हो गया, अब क्या करेंगे, कहते मैंने तो खुद नहीं पता क्या करेंगे अब। तो दोस्तों अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि सिर्फ 20 दिन रह गए। दिल्ली में तो 25 को है, पंजाब में 1 को चुनाव है, 30 तारीख तक चुनाव जो है कर सकते, 20 दिन है। अब हमें जहां 12 घंटे काम करते थे, हमें 18 घंटे काम करना है। और इस देश में मेरे 32 दांत हैं, मेरी बात बहुत बार कही हुई सच हो जाती है। मैंने परसों एक फंक्शन में, जलंधर के पास शाहकोट कस्बा है, वहां कहा था कि लाइट माथे लग रही है, 32 दांत हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा, हमारा बब्बर शेर कल बाहर आ रहा है, तो कल बाहर आ गया। और मैं एक और बात बतानी चाहता हूं, 32 दांत है भाई साहब, 4 जून को तैयारी कर लीजिए। 4 जून को सेंटर में आम आदमी पार्टी के बिना सरकार नहीं बन पाएगी, हमारी सरकार बनेगी, आपका हिस्सा होगा देश की सरकार में। यह दिन देखने के लिए बैठे थे हम, यह दिन देखने के लिए। सबसे ज्यादा वफादारी, जो वफादारी है, जो लॉयल्टी है, वो तब परखी जाती है जब आदमी पर कोई संकट का समय आता है। जो संकट के समय साथ खड़े रहते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे कि आप हैं, आप ऑर्गेनिक हो। कुछ लोगों ने संकट के समय छोड़ भी दिया, चलो जाओ, भला होया लड़ नेड़े छुट्टिया, उम्र ना बीती सारी, लगदी नालों टुटदी चंगी, बेकदरां दी यारी। सो वीरो, दोस्तों, आपका जो साथ है ये हमें थकने नहीं देता, हमें थकावट नहीं है। अरविंद केजरीवाल अभी कुछ घंटे पहले आए हैं, आते ही कहा कहां कहां प्रोग्राम लगे हुए हैं, तो मैंने कहा जी मेरे तो ऐसे ईस्ट में और आज साउथ में, साउथ और ईस्ट में मेरे रोड शो थे, पहले से प्लान थे। अरविंद जी आ गए तो उन्होंने कहा मैं भी चलूंगा वहां पे। तो आज ईस्ट और साउथ में जो रहने वाले हैं उनको मैसेज दे दो, आज अरविंद केजरीवाल एक बार फिर बैटिंग करने के लिए उसी पिच पे आ गए। वो आउट नहीं हुए थे, रिटायर्ड हट हुए थे। थोड़ी देर के लिए उनको बैटिंग से थोड़ा दूर कर दिया था, लेकिन बल्ला भी वही है, पिच भी वही है, और सबसे बड़ी बात यह है छक्के और चौके भी वही हैं, ग्राउंड भी वही है। तो आज साउथ और ईस्ट में आते ही काम पे लग गए। ऐसा नेता देखा कोई? नहीं तो जेल से आके 10-10 दिन तो मिलते ही नहीं है कि जी मैं जेल से आया हूं, पता नहीं क्या कहते। नहीं, छोड़ो जेल, मुझे मेरे लोग मिलाओ, मैं अपने लोगों से आंखों से आंखें डालकर उनकी बात करना चाहिए। ऐसा नेता होना चाहिए। और पंजाब से मैं आपको, पंजाब से खुशखबरी दे रहा हूं, 13 सीटें और 14वीं कुरुक्षेत्र है, वो भी पंजाब ही मान लो, बिल्कुल साथ में है।
पंजाब से मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी कल पंजाब से आया हूं, कल ही जाऊंगा। आपने फोटो वगैरह देखे होंगे टीवी पे, व्हाट्सएप पे। वीरो, पंजाब से बीजेपी का और कांग्रेस का सुपड़ा उधर, तो क्योंकि हम वहां नहीं लड़ रहे, वहां हम अलग रहे हैं। 13 की 13 पंजाब में आम आदमी पार्टी को। बाकी देश में इंडिया गठबंधन में लड़ रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जो संविधान भी बचाना है, देश बचा। अगर संविधान ही ना रहा तो पार्टियां बना के क्या करेंगे, को मुख्यमंत्री बन के क्या करेंगे। जब इसने पुतिन जैसे राष्ट्रपति बन गया, सभी स्टेटों के जो मुख्यमंत्री वो खत्म, सीधा वोट पुतिन को डलता है, तो फिर जब फेडरल स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया, फिर क्या करेंगे हम। तो लोकतंत्र बचाने का ये लोकतंत्र बचाने का इलेक्शन है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान, आज से 20 साल बाद, आज से 30 साल बाद आपका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? तो जब पूछा जाएगा क्वेश्चन किसी सिलेबस में या यूपीएससी के किसी टेस्ट में कि देश को तानाशाही से किसने बचाया, देश को तानाशाही से और लोकतंत्र को और संविधान को बचाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो उसमें आएगा अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की 2 करोड़ जनता। यह सही उत्तर होगा। इसके पूरे नंबर मिलेंगे फिर जिसने ये लिख दिया। तो मैंने कहा था, मोदी जी, दरियाओं को नक्के नहीं लगते, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। आपने गलती कर ली, गलत समय पे आपने पंगा ले लिया। और जितनी बार भी मुलाकात हुई, इन्होंने अपनी सेहत के बारे में बाद में बताया। पहले ये पूछा दिल्ली वालों का क्या हाल है, पहले ये पूछा कोई ऐसा ऑर्डर तो नहीं कर दिया जिससे दिल्ली के लोगों को भी दिक्कत होती हो, पंजाब में कैसा चल रहा है, गेहूं की पैदावार कैसी है, मंडियों से गेहूं उठा लिया, सब कुछ। इनको लोगों की चिंता ज्यादा रहती थी। जेल के ताले टूट गए, जेल के ताले टूट गए। अरे भाई साहब, ऐसे किसी सोच को आप पिंजरे में कैद नहीं कर सकते। तो आज बुरा हाल है। आज उधर भाई साहब सन्नाटे छाए हुए हैं भाषण की। एक मिनट बाद में कर, मैं जज्बात समझता हूं। भाषण की टोन बदल गई। अरे 10 साल आम आदमी पार्टी 8 साल के कामों पर वोट मांग रही है। मैं पंजाब में सिर्फ 2 साल के कामों पर वोट मांग रहा हूं, सिर्फ 2 साल। 43,000 नौकरियां, 90% घरों को बिजली का बिल फ्री, और साथ में पानी, नहरी पानी और बिजली और गेहूं और फसलों का उठाना, मंडियों से किसान को कोई परेशानी नहीं है, राशन घर घर पे, और करोड़ रुपया सम्मान शहीदों के जो परिवार है उनका मान सम्मान जो शहीद हो गया। मैं अपने और 16 टोल प्लाजे बंद कर दिए। 58,77,000 पर डे पंजाबियों का बच रहा है जी। 58,77,000। एक थर्मल प्लांट खरीद लिया, प्राइवेट थर्मल प्लांट सरकार ने खरीदा है। मोदी ने सब कुछ बेचा है, हमने खरीदा है। तो हम लोग नाम की राजनीति नहीं करते, हम काम की राजनीति करते हैं। हम अपने काम पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन शर्म की बात है 10 साल बाद भी ऑलमोस्ट विदाउट विपक्ष में अगर कोई बोलता था संजय सिंह जैसा, उठा के बाहर फेंक दो और बिल पास करो। हाँ वाले हाँ कहे, ना वाले ना कहे, हाँ वाले को जीतू जो चलो। ऐसे काम किया। फिर भी 10 साल बाद अगर प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र के नाम पे वोट मांगने पड़े, ये शर्म की बात है, शर्म की बात। कोई काम गिना दो, कोई काम किया, कोई नौकरी दी, कोई अस्पताल बनाया, कोई स्कूल बनाया, नहीं, ये काम ही नहीं। हिंदी में 1.5 लाख लफ्ज हैं, अक्षर हिंदी के। भाषाएं इधर उधर से अडॉप्ट भी करती हैं, तो कर करा के 6.5 लाख है हिंदी के पास। हिंदी भाषा में 6.5 लाख के आसपास अक्षर हैं, लेकिन शब्द बोलते हैं। हाँ, शब्द बोलते हैं। तो 6.5 लाख है हिंदी के पास शब्द, लेकिन प्रधानमंत्री के पास 10-12 हैं बस। वो वही बोलता है, वो भी इलेक्शन के समय। क्या? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, मंगलसूत्र, गाय, भैंस, बकरी, बस।
खत्म। ना कोई शिक्षा, ना बेरोजगारी, ना महंगाई, ना गरीबी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना विकास, ये लफ्ज उनकी डिक्शनरी में नहीं है। तो इस बार डिक्शनरी बदल दो। जिनकी डिक्शनरी में शिक्षा है, जिनकी डिक्शनरी में इलाज है, जिनकी डिक्शनरी में बिजली फ्री है, जिनकी डिक्शनरी में इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनकी डिक्शनरी में विकास है, उनका साथ दो। मुझे पूछा गया पिछले दिनों एक टीवी इंटरव्यू में मुझे कहा गया कि हम आपका नाम लेंगे कोई किसी पॉलिटिशियन का, आप उसी समय उसके बारे में कुछ भी बोल देना जो आपके मन में आता। मैंने कहा बोलो। कहते सुखबीर बादल। मैंने कहा पहाड़ों वाले स्कूलों में पढ़े हैं, पंजाबी लिखनी पढ़नी आती नहीं, लेकिन पंजाब के बारिश बनना चाहते हैं। कहते कैप्टन अमरिंदर सिंह। मैं कह राजा लोग हैं, महलों में रहने वाले, जब मुगलों का राज था मुगलों के साथ थे, जब अंग्रेजों का राज था अंग्रेजों के साथ थे, जब कांग्रेस का राज था कांग्रेस के साथ थे, जब अकालियों का राज था अकालियों के साथ थे, आजकल बीजेपी का राज है बीजेपी के साथ है। तो कहने लगे नरेंद्र मोदी। मैंने कहा किसी भी बात को किसी भी बात से कहीं भी जोड़ के कहीं भी सुना सकते हैं और साथ में गारंटी देते हैं। कहते कैसे? मैंने कहा चंद्रयान को जो लॉन्चिंग पे गए, वहां बोला उन्होंने कि मेरा इसरो से पुराना नाता है। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा 8वीं का सर्टिफिकेट तो मिल नहीं रहा, ये इसरो कहां से आ गई यहाँ? इसरो से क्या नाता जोड़ेंगे भी? अब मैं सुनने लगा ध्यान से। कहते जब मैं स्कूल जाता था, 3री-4थी क्लास में पढ़ता था, पढ़ने में ठीक ठाक ही था, इसलिए हर टीचर मुझे आके कहता था अब तू इसरो में बैठ, अब इसरो में, अब इसरो में, अब इसरो में। इसलिए इसरो से मेरा पुराना नाता है। फिर उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल, इसके बारे में क्या बोलोगे? मैंने कहा इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखना चाहता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। तो उन्होंने कहा भगवंत मान। मैंने कहा जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा लोकां दी रहमत बल्ले तो बल्ले बल्ले। दोनों हाथ ऊपर करके दो नारे केजरीवाल साहब के आगमन के शुभ आगमन पर लगा दीजिए। इनकलाब। ये साथ में दफ्तर है, इनके शीशे हिला दो, इनके दोनों थोड़ा और जोर से। इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की वंदे, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यार सत्कार से सुना। बहुत 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 धन्यवाद मान साहब। अब बिना विलंब के मैं उस शख्स को बुलाना चाहूंगा जिसने जब भी राजनीति में एंट्री करी है तो बड़ा भूचाल आया इस देश की राजनीति में। पहली बार जब एंट्री किया तो दिल्ली में और पंजाब में ईमानदार राजनीति का जन्म हुआ। आज जब वो खड़े होने वाले, एक बार फिर एंट्री करने वाले, तो दिल्ली पंजाब से बढ़कर पूरे देश में एक ईमानदार राजनीति का जन्म होने वाला है। बिना विलंब किए मैं आग्रह करूंगा श्री अरविंद केजरीवाल। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे वंदे। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तपती धूप के अंदर इतनी देर से इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जितने लोग इस वक्त टीवी में देख रहे हैं, उन सब दर्शकों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, सीधा जेल से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। 50 दिन के बाद
अभी अभी मैं, मेरी पत्नी, भगवंत मान साहब, हम लोग कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में गए थे। हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए। फिर शिव जी के मंदिर गए, शनि जी महाराज के पास गए, उनका सबका आशीर्वाद लिया। बजरंग बली की खूब कृपा है हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, देशवासियों के ऊपर। उन्हीं की कृपा से आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में हूं। नहीं तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बीच में मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन ऊपर बजरंग बली की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है हम लोगों के ऊपर, और चमत्कार हुआ और आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। दोस्तों, हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों के अंदर है, अभी 10 साल पुरानी पार्टी है। हमारी पार्टी को कुचलने में, खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतिंदर जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर 4 टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिया। उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है, उतना ये बढ़ती जाती है। ये क्रश करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी को। जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं, वो कई लोग हमें भी जानते हैं, वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में सबसे पहले मोदी जी से जो भी मिलने जाता है, सबसे पहले वो केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनट बात करते हैं। उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविष्य देने वाली है। वो खुद भी मानते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए, इनको कुचल दिया जाए। ये तानाशाही है। अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है, आप अच्छे काम करो, आप देश को भविष्य दो। आज आपकी सरकार है केंद्र के अंदर, आप देश के लिए काम करोगे, आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जनतंत्र नहीं है, ये इस देश की जनता पसंद नहीं करती। इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे से लोग हैं हम लोग, छोटी सी पार्टी है। 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और उसके नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश की है। मेरे को इन्होंने जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैतों को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जिन लोगों को 10 दिन पहले मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ का इसने घोटाला कर दिया, थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को डिप्टी सीएम बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं और उनके सारे ईडी और सीबीआई के मामले खत्म कर देते हैं और कहते हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो। प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरीवाल ने लड़ी है। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, हमारे एक मंत्री का एक ऑडियो मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप कर दिया। उस ऑडियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, विपक्ष को नहीं पता था। आप लोगों को याद होगा
मैंने अपने खुद मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया, जेल भेज दिया था अपने मंत्री को। ये होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। पंजाब के अंदर मेरा एक मंत्री भ्रष्टाचार में, मेरे को पता चला कि वो पैसे मांग रहा है। वहां पे मान साहब ने उसको, किसी को भी, विपक्ष को नहीं पता था, मीडिया को नहीं पता था, हमने अपने मंत्री को उठा के जेल में भेज दिया। तुम देश के सारे चोर उचक्के डकैतों को अपनी पार्टी में शामिल कर लो और केजरीवाल को जेल भेज दो और कहो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे प्रधानमंत्री जी। आप देशवासियों को बेवकूफ मत समझो। देश बच्चे बच्चे की जुबान के ऊपर हो रहा है कि सारे चोर चक्कों को अपनी पार्टी में शामिल करके और ईडी और सीबीआई के सारे केस उनके रफा दफा कर दो। केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूं। कोई केस नहीं होगा, कोई मामला नहीं होगा, तब भी मैं तुमको गिरफ्तार कर सकता हूं। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टैलिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टैलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। हमारा देश बहुत महान है, 4000 5000 साल पुराना हमारा देश है। इसके पहले पिछले 4000 साल में कई मौके आए जब इस देश के ऊपर तानाशाहों ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन तानाशाहों का तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि तानाशाह ने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है, आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं मैं। मेरे अकेले के करने से नहीं होगा। 140 आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं, 140 करोड़ लोगों से, 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो, मेरा भारत बहुत महान है। इस तानाशाही से बचा लो मेरे दोस्त, मेरे देश को।
सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने 21 दिन दिए हैं, एक एक दिन में 24 घंटे हैं। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा, पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है, मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए। मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए। मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए। मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाऊंगा। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है, मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। अब एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए, अब एक खुशखबरी है। सबको बता देना, जो मैंने बातें कही है बड़ी सोच समझ के कही है। वहां बैठ के यही सोच रहा था 50 दिन से। दोस्तों, पूरे देश के मेरे को बाहर निकले हुए 20 घंटे हो गए। इन 20 घंटों के अंदर भी मैंने रात भर में जनता से बात कर रहा था, लोगों से फोन कर रहा था। रात को आंधी आई थी, पिछले 20 घंटे में मैंने जो बातचीत करी है, कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की, चुनाव विश्लेषकों से बात की, सेफोलॉजिस्ट से बात की, जनता से बात की, फोन पे लोगों से। मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही। दोस्तों, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना। हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है। बढ़ कहां रही है? यूपी में कम हो रही है,
बढ़ कहां रही है? बढ़ एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी वो जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाएंगे। दिल्ली का एलजी लोगों का एलजी होगा, दिल्ली का एलजी दिल्ली वालों का एलजी होगा। गुजरात से आया हुआ अभी, दिल्ली के लोगों का एलजी होगा, दिल्ली के लोगों का विकास होगा। एक और पॉइंट है, जब मैं जेल के अंदर था तो कुछ लोगों ने यह मुद्दा उठाया, केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं देता। दोस्तों, केजरीवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ। मैं अब मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सब बनने नहीं आया। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 साल तक मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम किया है, सुंदर नगरी और नंद नगरी की झुग्गियों के अंदर। इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के जब मेरे को दिल्ली की जनता ने पहली बार सीएम बनाया, असूलों के ऊपर 49 दिन के अंदर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। एक चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ता। सीएम बनने के लिए लोग अपना दायां हाथ कटाने के लिए तैयार होते हैं। मैंने खुद से अपने आप सीएम की कुर्सी को लात मार दी थी 49 दिन के अंदर। मेरे लिए सीएम पद इंपॉर्टेंट नहीं है। आज मैंने सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया जेल जाने के बाद? दोस्तों, पिछले 75 साल में भारतवर्ष में इतने राज्यों के चुनाव हुए, इतने राज्यों के चुनाव हुए, दिल्ली के अंदर सबसे ऐतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती। 55-56% वोट, एक बार 67 सीट, एक बार 62 सीट। इतने भारी बहुमत से आज तक कोई राज्य की सरकार 75 साल में नहीं जीती। इतने भारी बहुमत से जीतने के बावजूद झूठा केस, अब उनको पता है वो हमें हरा नहीं सकते दिल्ली के अंदर। उन्हें पता अगले 20 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, राजनीतिक षड्यंत्र रचा। केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेज दो, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। मैंने कहा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे। दोस्तों, सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे। कतई इस्तीफा, तुम्हारे ट्रैप में फंसने वाले नहीं हम। ये अगर हेमंत सोरेन साहब को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, जेल से सरकार चलानी चाहिए। अगर हमने इस्तीफा दे दिया, ये तो बड़ा अच्छा इनके लिए। जिस राज्य के अंदर ये चुनाव हारेंगे उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार गिरा दो। उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार। आज मैं अगर दिल्ली की जेल के अंदर रह के दिल्ली की जेल से इस्तीफा नहीं दे रहा, वो इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, इसको समझ लेना। केजरीवाल को किसी पद का लालच नहीं है। सीएम तो 100 सीएम की कुर्सी देश के नाम कुर्बान है। मुझे पता चला, मेरे जेल जाने से बहुत लोग भावुक हुए, खासकर मेरी माँ, बहनें, महिलाएं बहुत रोई। कईयों ने बहुत मन्नतें मांगी। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन लोगों ने अपनी दुआएं, करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं भेजी हैं। पूरी दुनिया भर से करोड़ों लोगों ने दुआएं भेजी। उन्हीं के आशीर्वाद का कमाल है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोग सब लोग सुखी रहें, देश खूब तरक्की करे, फले फूले, आप सब लोग खूब खुश रहें, ऐसी मेरी प्रभु से इच्छा है। भारत माता की। राष्ट्रगान के लिए अपने जगह पर सभी लोगों से आग्रह है कि खड़े हो जाएं।
गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। अरविंद केजरीवाल। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतिंदर जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर 4 टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिया। उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है, उतना ये बढ़ती जाती है। ये क्रश करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी को। जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं, वो कई लोग हमें भी जानते हैं, वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में सबसे पहले मोदी जी से जो भी मिलने जाता है, सबसे पहले वो केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनट बात करते हैं। उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविष्य देने वाली है। वो खुद भी मानते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए, इनको कुचल दिया जाए। ये तानाशाही है। अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है, आप अच्छे काम करो, आप देश को भविष्य दो। आज आपकी सरकार है केंद्र के अंदर, आप देश के लिए काम करोगे, आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जनतंत्र नहीं है, ये इस देश की जनता पसंद नहीं करती। इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे से लोग हैं हम लोग, छोटी सी पार्टी है। 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और उसके नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश की है। मेरे को इन्होंने जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैतों को खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतिंदर जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर 4 टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिया। उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है, उतना ये बढ़ती जाती है। ये क्रश करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी को। जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं, वो कई लोग हमें भी जानते हैं, वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में सबसे पहले मोदी जी से जो भी मिलने जाता है, सबसे पहले वो केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनट बात करते हैं। उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविष्य देने वाली है। वो खुद भी मानते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए, इनको कुचल दिया जाए। ये तानाशाही है। अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है, आप अच्छे काम करो, आप देश को भविष्य दो। आज आपकी सरकार है केंद्र के अंदर, आप देश के लिए काम करोगे, आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जनतंत्र नहीं है, ये इस देश की जनता पसंद नहीं करती।
इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे से लोग हैं हम लोग, छोटी सी पार्टी है। 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और उसके नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश की है। मेरे को इन्होंने जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जिन लोगों को 10 दिन पहले मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ का इसने घोटाला कर दिया, थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को डिप्टी सीएम बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं और उनके सारे ईडी और सीबीआई के मामले खत्म कर देते हैं और कहते हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो। प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरीवाल ने लड़ी है। जुड़ चुके हैं और तमाम दर्शक आप सबका मैं स्वागत करती हूं। अभी आप सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल को। कल अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। अरविंद केजरीवाल बाहर आए और उसके बाद आज सुबह उन्होंने हनुमान मंदिर में जाकर, कनॉट प्लेस में, जो दिल्ली में कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा की और इस वक्त उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना भाषण दिया। पंजाब के सीएम भगवंत मान का भी भाषण इससे पहले आप लोगों ने सुना। और यहाँ अरविंद केजरीवाल इस समय भ्रष्टाचार से लेकर बीजेपी तक और नरेंद्र मोदी पर बहुत बड़े हमले करते हुए नजर आए। और अरविंद केजरीवाल आज उन्होंने बिल्कुल एक तरह से उनकी पूरी पोल खोल के रख दी, उनको बता दिया कि भ्रष्टाचार से असली लड़ाई किसको बोलते हैं। और उसके बाद उन्होंने बीजेपी की अंदरूनी पॉलिटिक्स का भी आज खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मोदी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, वो शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आज एक ये नया दांव जो है अरविंद केजरीवाल